Hello, future learners. Welcome back to my channel Exam Titan, your gateway to success. आज हम कॉमर्स पेपर 2 यूजीसी नेट एंड एमपी सेट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट. ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट का एग्जाम्पल कौन सा है वो बताना है. सेल्स ऑफ गुड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, लोन टेकन फ्रॉम बैंक या फिर जो रेंट रिसीव्ड हुआ है वो. सो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है लोन टेकन फ्रॉम बैंक. जब हम बैंक से लोन लेते हैं वो एक कैपिटल रिसिप्ट है, बिकॉज क्योंकि वो एक रेगुलर इनकम नहीं है और ना ही वो सामान्य कामकाज से अराइज हो रही है. ठीक है, ये एक लाइबिलिटी है, इसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और जिसे चुकाना होता ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट. जो एसेट है उसका इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो बताना है. सो ऑप्शंस है, इट शुड प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट. ठीक है, इट मस्ट अराइज फ्रॉम अ पास्ट इवेंट और ट्रांजेक्शन, इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय एन इंटरप्राइज या फिर इट मस्ट बी विजिबल एंड फिजिकल टचेबल. सो इसका आंसर हो जाएगा, इट मस्ट बी विजिबल एंड फिजिकली टचेबल. जो एसेट्स होती है उनको नीड नहीं होती कि वो फिजिकल और दिखाई देने की ज़रूरत है. ठीक है, जो गुडविल और पेटेंट्स है और ट्रेडमार्क है, इन सब को हम इंटेंजिबल आइटम में कंसीडर करते हैं. ये एसेट्स एज लॉन्ग एज दे प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको प्रोवाइड करती हैं एंड कंट्रोल करती है एंटिटी को और अराइज करते हैं ये सब फ्यूचर इवेंट से. विजिबिलिटी और फिजिकल प्रेजेंस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी वाउचर. सेकेंडरी वाउचर का कौन सा एग्जाम्पल है. परचेस इनवॉइस, सैलरी रिसिप्ट विदाउट पे स्लिप, कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस. सो इसका आंसर हो जाएगा सैलरी रिसिप्ट विदाउट पे स्लिप. सेकेंडरी वाउचर को कोलेट्रल और सपोर्टिंग वाउचर भी कहते हैं. ये जब बनाया जाता है जब ओरिजिनल और प्राइमरी वाउचर जैसे इनवॉइस है, बिल है, रिसिप्ट है, ये नहीं होते हैं, तब हम सेकेंडरी वाउचर बनाते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पे स्लिप, ये सेल्फ जनरेटेड और मैनुअली लिखा जाता है सैलरी रिसिप्ट और इसको हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी वाउचर ताकि रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर और इम्प्रूव फिक्स्ड एसेट्स, या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A. Only 1, 3 and 4 are correct and second one is false. 1 इसलिए करेक्ट है क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम यूज़ करते हैं एक्वायर और इम्प्रूव लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग हो गया. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 इसलिए करेक्ट है क्योंकि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं सैलरीज में, रेंट में एंड अदर डेली ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में. स्टेटमेंट नंबर 4 इसलिए करेक्ट है क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, इशू करना शेयर्स को, ये रेगुलर और ओकेजनली होते हैं. ठीक है, अब सेकेंड स्टेटमेंट नंबर 2 इसलिए गलत है क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट जो है सेल्स और कमीशंस होती है, ये अपीयर होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता है उनको. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर इंडिविजुअल नॉन कॉर्पोरेट एसएससी. 15 सितंबर, 15 जून, 15 दिसंबर या फिर 15 मार्च. सो इसमें कौन सी डेट पूछी है, लास्ट, तो उसका आंसर हो जाएगा 15 मार्च. ठीक है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स को सेक्शन 27 और 278 में डील किया जाता है. इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जिसमें 4 पार्ट्स में आपको टैक्स को पे करना होता है. 15 जून को, 15 सितंबर को, 15 दिसंबर को और लास्ट है 15 मार्च को. ठीक है, फिर उस दिन 100%
टोटल टैक्स लायबिलिटी पे कर दी जाती है एक एसएससी के द्वारा। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स और इनकम टैक्स को बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, तो आप मेरी सारी वीडियोस देखना ज़रूर। रिसिप्ट्स और पेमेंट्स अकाउंट को किस बेसिस पे रिकॉर्ड किया जाता है? सो एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस, हाइब्रिड बेसिस या फिर रियलाइजेशन बेसिस। सो इसका आंसर हो जाएगा कैश बेसिस पे इनको रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें अकाउंटिंग पीरियड के दौरान सभी कैश और बैंक रिसिप्ट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, भले ही वे किसी भी पीरियड से रिलेटेड क्यों ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज अ डिफरेंस बिटवीन द कैश बुक एंड द पासबुक? इनमें से किस वजह से कैश बुक और पासबुक में अंतर नहीं होता है? इंटरेस्ट क्रेडिट बाय बैंक, चेक इशूड बाय नोट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक, कैश सेल्स रिकॉर्ड ओनली इन कैश बुक। सो इसका आंसर हो जाएगा कैश सेल्स रिकॉर्ड ओनली इन कैश बुक। कैश बुक सेल्स सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, पासबुक में नहीं, इसलिए यह बैंक से जुड़ा ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इससे दोनों किताबों के बीच अंतर होता है। सिर्फ बैंक से जुड़े ट्रांजैक्शन ही ऐसे अंतर पैदा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑडिटर मेक इफर्ट टू डिफेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फ्रॉड। जो ऑडिटर होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि फ्रॉड का पता लगाना। ठीक है, अब वो कैसे कैसे फ्रॉड कर सकता है तो वो सब हमें बताना है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, या फिर फ्रॉड्स इन बैंक ऑफ अकाउंट्स, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव। सारे तरीकों से जो ऑडिटर होता है वो फ्रॉड का पता लगाने की कोशिश करता है। What is the due date for filing income tax ITR for an individual who is not subject to audit? जो व्यक्ति ऑडिट के दायरे में नहीं आता उसको इनकम टैक्स रिटर्न कब उसकी जो लास्ट डेट होती है वो कौन सी होती है? 31 मार्च, 30 सितंबर, 31 जुलाई या फिर 31 दिसंबर। सो इसका आंसर हो जाएगा 31 जुलाई, क्योंकि जिस व्यक्ति का ऑडिट नहीं होता उसके लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। उन व्यक्तियों और एचयूएफ को ऐसी डेडलाइन है जिन्हें ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो 31 जुलाई उनके लिए लास्ट डेट होती है। Which form should a salary individual use to file their income tax return? सैलरी पाने वाला जो पर्सन होता है वो आईटीआर फाइल करने में कौन सा आईटीआर का इस्तेमाल करता है? आईटीआर 1, 2, 3 या फिर 4। सो वो आईटीआर 1 के अंडर ही वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। सैलरी पाने वाला व्यक्ति अपना आईटीआर फाइल करने के लिए आईटीआर 1, और जो आईटीआर 1 को सहज नाम से भी बोलते हैं, यह फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जिनकी इनकम या फिर सैलरी एक हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट जैसे दूसरे सोर्स और 5,000 रुपये जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उनके अंडर आता है, तो वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? जो सेक्शन 10 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें से कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है? सैलरी, एग्रीकल्चर इनकम, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट या फिर रेंटल इनकम। सो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, जो कि सेक्शन 10 के अंडर एग्जम्प्ट है। अब क्यों एग्जम्प्ट है वो देखते हैं। एग्रीकल्चर इनकम जो होती है अंडर सेक्शन 10 इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इसलिए एग्जम्प्ट है क्योंकि इसमें खेती बाड़ी से होने वाली इनकम शामिल नहीं है, जैसे फसल उगाना या ज़मीन पर खेती करना। हालांकि ऐसी छूट का दावा करने के लिए कुछ शर्तें और लिमिट लागू है, पर लेकिन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है टोटली। ठीक है, इनकम टैक्स जो यूनिट है उसको मैंने पूरे डिस्क्राइब कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप फ्री में उसे देख सकते हैं। ठीक है, जो यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो आई होप कि आप वो देखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पेनल्टी फॉर फेलियर टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न बाय द ड्यू डेट? अगर आप ड्यू डेट तक आईटीआर अपना फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको कितनी जो पेनल्टी है वो लगेगी? 1,000, 5,000, 10,000 या फिर 15,000। सो इसका आंसर हो जाएगा
10,000 जो मिनिमम पेनल्टी है ITR फाइल करने के लिए, सो वो अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट है इफ़ एन इंडिविजुअल अर्न्स इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स विच फॉर्म शुड दे फाइल। अगर कोई कैपिटल गेन से इनकम हो रही है तो वो कौन से ITR में फाइल करेगा, ITR 1, ITR 2, ITR 3 या फिर ITR 4। सो इसका आंसर हो जाएगा ITR 2। जो पर्सन कैपिटल गेन से इनकम अर्न करता है तो उसे अपने इनकम टैक्स मतलब ITR फाइल करने के लिए ITR 2 का इस्तेमाल करना चाहिए। यह फॉर्म उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा दूसरे सोर्स से होती है, जैसे कैपिटल गेन, सैलरी और प्रॉपर्टी। उन सब के लिए ITR 2 ज़रूरी है। What is the last date for filing ITR for taxpayer who are subject to audit? ऑडिट के दायरे में आने वाले जितनी भी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको कौन सा कब लास्ट डेट है उनकी ITR फिलिंग की, 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 31 दिसंबर या फिर 31 जुलाई। सो इसका आंसर हो जाएगा 31 सितंबर। जो ये 31 सितंबर डेट है ये अप्लाई करती है इंडिविजुअल, बिजनेस और प्रोफेशनल हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है टैक्स कंसीडर करता है इनमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम को, इनकम फ्रॉम डेली फार्मिंग, इनकम फ्रॉम सेलिंग क्रॉप्स, इनकम फ्रॉम पोल्ट्री फार्मिंग या फिर इन सब में से मतलब सभी। ठीक है, सो इसका आंसर है इनकम फ्रॉम सेलिंग क्रॉप्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व कैपिटल मीन्स। रिजर्व कैपिटल मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड एट द बिगनिंग, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली एट लिक्विडेशन, ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अंडर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इनमें से कौन सा इसका आंसर होता है। सो पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली अ लिक्विडेशन इसका आंसर है, जिसे रिजर्व कैपिटल के अंडर आता है। होम आर स्वीट इक्विटी शेयर्स टू। इक्विटी स्वीट इक्विटी शेयर किन्हें जारी किए जाते हैं, कर्मचारियों को, शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को। तो बताना है कि स्वीट इक्विटी शेयर्स किन को इशू किए जाते हैं, डायरेक्टर एंड एम्प्लॉयज़ को स्वीट इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट फॉर एग्रीकल्चर इनकम अंडर द इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, तो बताना है कि एग्रीकल्चर के अंडर कितनी इनकम एग्जेम्प्ट है लॉ के अंडर। सो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी है एग्रीकल्चर इनकम में जो कि इनकम टैक्स ने बताई हो। ठीक है, सेड हाउएवर द एग्जेम्पशन अप्लाइज ओनली टू जेन्युइन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर ही एग्जेम्पशंस जो होते हैं वो अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड जर्नल, जो जर्नल एंट्री का वर्ड है उसका जर्नल इज अकाउंटिंग ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, संस्कृत या नन ऑफ द अबव। सो वो लिया गया है फ्रेंच से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कौन सी मेथड इसमें से यूज की जाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। सो इसका आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 2ds डिवाइडेड बाय h। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है 2ds डिवाइडेड बाय h, वेयर d का मतलब होता है डिमांड, s मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड h मतलब होता है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक का मेन फंक्शन क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है, डिमांड में उतार चढ़ाव को मैनेज करना या रिड्यूस करना द रीऑर्डर पॉइंट को या फिर इंक्रीज करना स्टॉक लेवल को या प्रिवेंट करना स्टॉक्स को आउट इन केस ऑफ सप्लाई डिले, मतलब सप्लाई में देरी होने पर स्टॉक खत्म होने से रोकना। सो इसका आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट स्टॉक आउट इन केस ऑफ सप्लाई डील्स। सेफ्टी स्टॉक इज अ कीप्ड एज अ बफर टू प्रिवेंट स्टॉक आउट इन केस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिलेज इन सप्लाई और इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते समय इनमें से किस अकाउंट को ध्यान में रखा जाता है,
कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मेंटेन एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। कौन सा इसका आंसर होगा? आंसर हो जाएगा कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस। आई होप गाइज आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। और MCQs के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे चाहिए आपको MCQs तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एग्जाम टाइटन योर गेटवे टू सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय।